Academy. Today we are going to analyze the important news articles of 30th March 2022. Please note Satyajit sir is not well today, इसीलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं कर रहा हूँ. These are the list of the important topics which we are going to do in today's session. The first article is on India UAE Trade Pact and this is taken for GS Paper 2 International Relations segment. देखिए, इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करा है जो एक ट्रेड पैक्ट है इन फरवरी 2022 और इस ट्रेड पैक्ट के थ्रू इंडिया और यूएई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बायलेटरल ट्रेड है हमारा वो $100 बिलियन पर पहुंच जाएगा अगले 5 सालों में, जो कि अभी $60 बिलियन है. तो ये जो CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये एक तरह का ट्रेड पैक्ट है, जैसे कि PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या CECA या CEPA होते हैं. इन सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू कंट्रीज का ये इंटेंशन होता है कि उनके बीच में होने वाला जो ट्रेड है वो और लिबरलाइज्ड हो जाए, जिससे से ज़्यादा ट्रेड कंट्रीज के बीच में हो पाए. ये दोनों PTA और FTA इन दोनों ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू कंट्रीज गुड्स के ट्रेड को लिबरलाइज करती हैं. अगर कोई दो कंट्रीज को अपने ट्रेड को लिबरलाइज करना है तो सबसे पहले जनरली वो PTA साइन करती हैं और इस PTA के थ्रू वो डिसाइड करती है कि कुछ आइटम होंगे जिन पर वो लोग ड्यूटी नहीं लगाएंगे या ड्यूटी कम कर देंगे. तो यहाँ पर वो एक लिस्ट मेंटेन करते हैं जहाँ पर उन आइटम्स को लिखा जाता है जिन पर कंट्रीज डिसाइड करती है कि वो टैरिफ को कम कर देंगी. अगर वही दो कंट्रीज को अपने ट्रेड रिलेशंस को और लिबरलाइज करना होता है और ज़्यादा अपना ट्रेड प्रमोट करना होता है तो वो लोग FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं. ऐसे में वो डिसाइड करते हैं कि वो लगभग सारे आइटम्स पर जो ड्यूटी लगती है, टैरिफ लगता है, उसको ख़त्म कर देंगे या बहुत कम कर देंगे और सिर्फ कुछ ऐसे आइटम्स रखेंगे जहां पर नहीं ख़त्म करा जाएगा. PTA में वो लोग कुछ आइटम्स पर ट्रेड जो ड्यूटी होती है उसको कम करते हैं, कुछ आइटम्स पर ड्यूटी कम करेंगे, लेकिन FTA में कुछ आइटम्स रखेंगे जिस पर ड्यूटी नहीं कम करेंगे और बाकी सारे आइटम्स पर ड्यूटी को कम कर देंगे. तो आप समझिए FTA में बस कुछ ऐसे आइटम्स रखे जाएंगे जिसमें टैरिफ को नहीं रिड्यूस करा जाएगा. और बाद में अगर उन कंट्रीज को लगता है कि उनको आइटम्स दैट मीन्स गुड्स और सर्विसेज दोनों पर ही अपने ट्रेड को लिबरलाइज करना है तो वो CECA या CEPA साइन करते हैं और इंडिया और यूएई ने अभी हाल फिलहाल में CEPA को साइन करा है. इस बात को हमें समझना होगा कि ऑलरेडी यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और इसीलिए अब उसने CEPA इंडिया के साथ साइन करा है, जिसके थ्रू इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा. अब जरा समझते हैं कि CEPA से इंडिया को क्या फायदा होगा. देखिए, इंडिया जो है उसके जो एक्सपोर्टर्स है यूएई में उनको इस CEPA एग्रीमेंट के थ्रू लगभग 6000 गुड्स है जो कि जिसके लिए उनको ड्यूटी जो होगी वो कम कर दी जाएगी, ड्यूटी खत्म हो जाएगी, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा यूएई के मार्केट्स का. और ये देखिए, ये जो 6000 प्रोडक्ट्स है, जो 6000 गुड्स है, ये है हमारे टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ड्राई फ्रूट या जेम एंड ज्वेलरी से टाइप के. इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सारे वो सेक्टर्स है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है और जब इस सेक्टर्स के जो बिजनेसेस हैं उनको यूएई के मार्केट में बहुत कम ड्यूटी पर एंट्री मिलेगी तो उनके एक्सपोर्ट्स यूएई में बढ़ जाएंगे और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ने पर जो उनकी कंपनीज, इंडिया में जो उनकी कंपनीज हैं जिस पर जो काम करते हैं, जो लेबरर्स उनकी कंपनीज में काम करते हैं, उनकी इनकम भी बढ़ेगी और ऐसे में इंडिया का फायदा होगा. और यही बात सोच करके भारत की सरकार ने CEPA यूएई के साथ साइन भी करा है. इसके अलावा दोनों ही कंट्री ने डिसाइड करा है कि वो टेक्निकल काउंसिल ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन भी सेटअप करेंगे. ये भी इस एग्रीमेंट में डिसाइड करा गया है.
ओवरऑल देखा जाए तो यूएई की सरकार ने बोला है कि जो 97% प्रोडक्ट हैं उस पर से ड्यूटी को खत्म कर दिया जाएगा, और ये जो 97% है ये लगभग 99% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फायदा होगा इंडिया के एक्सपोर्टर्स का, जो कि अपना सामान यूएई में भेजना चाहेंगे, और उससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे वही सेक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब एक और बात यहां पर देखिएगा, अब यूएई का बात हुई है तो जरा यूएई की थोड़ी मैपिंग भी देख लेते हैं। आप नोटिस करिए यूएई कहां पर लोकेटेड है। यूएई के नॉर्थ में पर्शियन गल्फ है, और यूएई के ईस्ट में ओमान होता है, फर्दर साउथ में सऊदी अरेबिया होता है, एंड छोटा सा बॉर्डर यूएई शेयर करता है कतर के साथ भी। आपने दुबई और अबू धाबी जैसी सिटीज का नाम सुना होगा, ये भी यूएई का ही पार्ट है। इसके बेसिस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ है यूएई से रिलेटेड, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड प्लीज सबमिट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from the paper 3 environment segment. This article is also important from your prelims point of view, and this article is over the olive ridley turtle. सबसे पहले समझते हैं इन ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। देखिए ऑलिव रिडली टर्टल्स जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स जो भी दुनिया भर में मिलते हैं। ये जो टर्टल्स होते हैं ये वार्म वाटर में ही मिलते हैं, जो कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में ही होता है, वार्म ओशन वाटर। इन टर्टल्स की खास बात यह है कि इनकी जो मास नेस्टिंग साइट होती है, जिसको अरीबादा कहा जाता है, ये इनकी एक खास बात इन टर्टल्स की होती है। मास नेस्टिंग का ये जो सीन होता है, जो अरीबादा का सीन होता है, इस अरीबादा के सीन को आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सी बीच में बहुत सारे टर्टल्स सैंड पर यहाँ पर हैं, ये फीमेल टर्टल्स हैं, और ये यहाँ पर अपना नेस्ट बना रही हैं, और उस नेस्ट में ये अपने एग्स देंगी। बिकॉज इतनी सारी फीमेल टर्टल एक बार में एक ही जगह पर आकर के नेस्ट देती हैं, इसीलिए इसको मास नेस्टिंग साइट बोला जाता है, जिसको हम लोग अरीबादा के नाम से जानते हैं। एक बार इस ऑलिव रिडली टर्टल का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है, कितना ये प्रोटेक्टेड है, ये भी देख लेते हैं। ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल हो जाता है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, एज वेल एज शेड्यूल 1 में। ये वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है अपने हमारे देश के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये जो ऑलिव रिडली टर्टल होते हैं, ये मास नेस्टिंग करते हैं अराउंड मंथ ऑफ अप्रैल में ऑन द माउथ ऑफ ऋषिकुल्या रिवर इन द ओडिशा। और अभी करंट न्यूज़ भी यही है कि ये जो ऑलिव रिडली टर्टल है, इन्होंने स्टार्ट कर दी है अपनी मास नेस्टिंग, अपने अरीबादा जो है इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है ऑन द माउथ ऑफ ऋषिकुल्या रिवर। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ और ये ऑलिव रिडली टर्टल अपनी ऐसी मास नेस्टिंग साइट्स बनाते हैं इंडिया में। 3 जगह हैं इंडिया में जहां पर ये ऑलिव रिडली टर्टल बनाते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है गहिरमाथा बीच। गहिरमाथा बीच इज लाइंग ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द चिलिका लेक ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, जहां पर धामरा और ब्राह्मणी रिवर्स जो हैं उनका माउथ है। दिस पार्ट इज द गहिरमाथा बीच। ये महानदी के नॉर्थ में लाई करता है। द सेकेंड एरिया इज द रॉबर्ट आइलैंड। रॉबर्ट आइलैंड जो होता है, दिस इज रफली एट द महानदी डेल्टा। दिस महानदी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ उड़ीसा, और उसका जो डेल्टा होता है वहीं पर ही रॉबर्ट आइलैंड है। ये दूसरी मास नेस्टिंग साइट है। और तीसरी मास नेस्टिंग साइट होती है गंजम बीच, विच इज ऑन द माउथ ऑफ द ऋषिकुल्या रिवर। एज यू कैन सी दिस इज द ऋषिकुल्या रिवर, उसके माउथ पर ये गंजम बीच है। यहाँ पर ही थर्ड मास नेस्टिंग साइट होती है। और इसी से रिलेटेड अभी न्यूज़ भी आई है कि यहाँ पर अब स्टार्ट कर दिया है ऑलिव रिडली टर्टल्स ने अपनी मास नेस्टिंग साइट बनाना। यू विल ऑल्सो सी कि इसके फर्दर नॉर्थ में चिलिका लेक होती है। ये चिलिका लेक जो है, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, ये पीटी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। एक बार जरा ये भी देख लेते हैं कि ये जो ऑलिव रिडली टर्टल होते हैं, ये किस तरह से अपने नेस्ट बनाते हैं, कैसे होता है। देखिए, जो फीमेल टर्टल होती है वो रात के टाइम पर इन बीच पर आ जाती है, और एक बार में बहुत सारे हजारों फीमेल टर्टल एक बार में इन बीचेस पर आ जाते हैं। बीच पर आने के बाद में ये जो फीमेल टर्टल है, ये एक गड्ढा जैसा खोदती है, एक पिट जैसी बनाती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से अपने छोटे छोटे ये
फ्रंट फ्लिपर्स और पीछे वाले फ्लिपर्स को यूज करके एक गड्ढा बना रहे होते हैं। इसके बाद इस गड्ढे में वो अपने एग्स देते हैं और इस पिट को कवर कर देते हैं और उसके बाद वो सी में चली जाती है। एक बार में फीमेल टर्टल 100 से 150 एग्स तक दे सकते हैं और वो इस एग्स जहां एक बार एग्स देने के बाद में उस गड्ढे को कवर करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस बात को देखना होगा कि ये जो फीमेल टर्टल है एग्स देने के बाद एग्स की देखभाल नहीं करती है, वो शी डज नॉट लुक आफ्टर द एग्स, और उसके बाद वो एग्स खुद ही हैच होते हैं और उसके बाद से छोटे छोटे जो वहां से टर्टल होते हैं वो सी की तरफ जाते हैं। इसी के बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने आपको ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। The next article is related to the Assam Meghalaya border dispute. असम और मेघालय की सरकार ने 6 एरियाज में अपने जो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया है। असम और मेघालय की अराउंड 884 किलोमीटर की बाउंड्री है। मेघालय को जब स्टेटहुड मिला था 1972 में, उसके बाद से 12 ऐसे एरिया है जिस पर दोनों ही असम और मेघालय सरकार के बीच में डिस्प्यूट है और अब इन 12 एरियाज में से 6 एरियाज पर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो अपनी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे और बाकी 6 एरियाज पर सेकेंड फेज में डिस्प्यूट रिजॉल्व कर ली जाएगी। ये 6 एरिया आपके सामने दिए हुए हैं। प्लीज फॉर एपीएससी प्रीलिम्स पर्पस आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अब थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने बोला है कि ये एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट है जहां पर 6 एरियाज में हम लोगों ने अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिए हैं। ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसको कॉमेमोरेट करने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह वो भी प्रेजेंट थे और उनकी प्रेजेंस में ही दोनों ही जो स्टेट्स हैं उनके सीएम हमारे स्टेट के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी और जो मेघालय के सीएम हैं कॉनराड के संगमा जी, उन दोनों ने साइन करा था अमित शाह जी की प्रेजेंस में इसको। ये 6 सेक्टर्स जो हैं जहां पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया है ये आपको दे दिया गया है। अब जरा देख लेते हैं कि इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हुआ क्या है। टोटल डिस्प्यूटेड 6 सेक्टर में जो लैंड थी वो थी 36.79 स्क्वायर किलोमीटर और इसको लगभग आधा आधा ही डिवाइड करा गया है। आसाम को थोड़ा सा बड़ा पार्ट 18.51 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया गया है और मेघालय को थोड़ा सा छोटा पार्ट 18.28 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया गया है। और इसी के साथ 70% जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वो अब डिस्प्यूट फ्री हो गई है, वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब बस 6 ऐसे सेक्टर है जहां पर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है और उसके बाद से आसाम और मेघालय की बॉर्डर डिस्प्यूट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। The next article is taken from the Assam issues segment for GS paper 5 and this is related to the rhino census in काजीरंगा। काजीरंगा में राइनो सेंसस हुआ है और वहां से एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि लास्ट राइनो सेंसस के कंपैरिजन में काजीरंगा में 200 राइनो और बढ़ गए हैं। जो लास्ट राइनो सेंसस हुआ था उसमें काजीरंगा में 2413 राइनो मिले थे, लगभग 2400, और अब ये नंबर हो गया है 2600। इस बार का जो सेंसस हुआ है उसमें एक और खास बात है कि यहाँ पर ड्रोन्स भी यूज करे गए हैं और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ के एरियाज को चेक करने के लिए इस बार ड्रोन्स भी यूज करे गए हैं। कुछ इंडियन राइनो के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वल्नरेबल होता है इन द IUCN रेड लिस्ट। बहुत बार बच्चे इसको एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड तक मार्क कर देते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि ये वल्नरेबल तरीके से ये वल्नरेबल होता है। These are the answers of the questions which were given in yesterday newspaper analysis. Please check your answers what you have marked in yesterday's newspaper analysis. This is all for today's session. Thank you.